Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, रिसेंट में यूएस द्वारा अनाउंस किए गए टैरिफ्स के चलते ग्लोबली एंड इंडिया में कई सारे सेक्टर्स की आउटलुक बदली है। इनफैक्ट कई सारे ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है। वैसे तो इंडियन मार्केट ने यूएस टैरिफ का कोई खास रिएक्शन दिखाया ही नहीं। इनफैक्ट ट्रंप के द्वारा अप टू 50% टैरिफ इंपोज करने की थ्रेट के बाद भी। तो ऐसा क्यों है, इसके रीजंस हमें S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि रिसेंट में ही पब्लिश हुई है, यानी कि 14 अगस्त 2025 को। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस टैरिफ्स का इंडियन इकोनॉमी पर जो इंपैक्ट है ये मैनेजेबल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लेस रिलायंट है ऑन ट्रेड एंड 60% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है। तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वो हमारी जीडीपी का 2% बनता है। जैसे कि कुछ सेक्टर्स को टैरिफ से एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इससे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ का इंपैक्ट होने वाला है ये रहेगा 1.2% ऑफ जीडीपी, जिससे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ये बिल्कुल भी डिरेल नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी यूके के साथ ट्रेड डील हुई है, कुछ और कंट्रीज के साथ इस तरह की ट्रेड डील होती है तो ये इंपैक्ट और भी कम हो जाएगा। इनफैक्ट यूएस टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन का भी प्लान किया है, जिस पर अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल पेंडिंग है। यही कुछ ऐसे कारण है कि टैरिफ के बावजूद भी इंडिया की आउटलुक को स्टेबल रेटिंग दी गई है एंड इसे अपग्रेड किया गया है फ्रॉम BBB नेगेटिव टू BBB। आल्दो टैरिफ से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह की डेवलपमेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि जिन बिजनेसेस को हम ट्रैक कर रहे होते हैं एंड अगर वो बिजनेसेस हायर वैल्यूएशन पर अवेलेबल होते हैं तो वो समवट फेयर वैल्यूएशन पर आ जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट की ब्यूटी भी यही है कि बिजनेस कोई भी क्यों ना हो, मार्केट उसे उसकी फेयर वैल्यूएशन पर लाकर ही छोड़ता है। तो जब से टैरिफ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तब से हम भी जो भी स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं टैरिफ्स को फैक्टर इन करके ही कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम दो ऐसे सेक्टर्स पर बात करने वाले हैं जिनमें काफी अच्छी वैल्यू इमर्ज हुई है। आल्दो इसमें जो सेकंड सेक्टर है वो ऐसा है जिसका टैरिफ से कोई खास लेना देना भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आईपीओस एंड स्मॉल एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस ये एक ऐसी कैटेगरी है यहां पर ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इनके बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं, जिससे हम डिसीजन मेकिंग बना पाए। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कवरी सेक्शन पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बिजनेसेस हैं जिनके अंदर मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं एंड ग्रोथ की गाइडेंस किस तरह की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं। किसी भी बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कहां पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, या फिर एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या अपनी पसंद की किसी भी बकेट को स्टडी कर सकते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए आप आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड रीड में जाकर फर्दर डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। एंड पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 4400 रुपीज में मिल जाएगा एंड सोवरेन टाइम का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन जो सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरनी है एंड देन कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फर्स्ट इंडस्ट्री जिसे हमने रिसेंटली ही कवर किया है एंड इस पर हम ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं। इस इंडस्ट्री का नाम उन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज में आता है जिन्हें टैरिफ के कारण हीट फेस करनी पड़ रही है एंड इंडस्ट्री का नाम है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जिस पर ऑफ कोर्स टैरिफ लगे हैं। बट हमें यह समझना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं इनकी रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आती है, इसलिए उन बिजनेसेस में वैल्यू इमर्ज हुई है। तो यहाँ से हम किस तरह के प्लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर सेनको गोल्ड लिमिटेड हो गया, तो यहाँ पर जो भी मार्जिन में डेंट लगा था कंपनी उससे बिल्कुल बाहर निकल आई है। एंड ये मार्जिन में डेंट लगा क्यों था, इसे हमने ऑफ कोर्स कई बार डिस्कस किया है, क्योंकि कंपनी ने इन्वेंटरी लॉसेस लिए थे जब इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट पर टैरिफ रेट को कम किया। तो अब क्या होगा कि अगले जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, एक्सपेक्टेड है कि वो भी रिजल्ट्स काफी अच्छे काउंट होंगे। एंड वो इसलिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाता है। अगले 2 जो क्वार्टर है उनका कंपैरिजन एक तो सितंबर 24 के नेट प्रॉफिट्स के साथ किया जाएगा एंड देन दिसंबर 24 के नेट प्रॉफिट्स के साथ। एंड यहां पर दोनों ही क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट्स में काफी डेंट देखने को मिला है, जिससे अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स को काफी अच्छा बेस मिलने वाला है। इससे होगा ये कि इस बिजनेस के अंदर और भी वैल्यू इमर्ज होती जाएगी अगर रिजल्ट्स डिसेंट भी आते रहते हैं। एंड एग्जांपल के लिए जो सेकंड बिजनेस है वो है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। यहां पर पास्ट में किस तरह की ग्रोथ हुई है एंड क्यों ग्रोथ हुई है, इसे हम लास्ट के 2 ईयर से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अभी कंपनी ने कैरेट लेन हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, पीएन गडगिल हो गया एंड आदित्य बिरला ग्रुप का इंद्रिया हो गया, इन्हें रिसेंट में ही ऑनबोर्ड किया है। हाई कैपेसिटी एडिशन के साथ इनकी ग्रोथ गाइडेंस किस तरह की है वो आप यहां पर देख सकते हैं। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर एंड दोनों ही बिजनेसेस पर डिटेल्ड स्टडी देखने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम जिस सेक्टर पर बात करने वाले हैं उसे समझना बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है एंड इसलिए हमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत भी नहीं है। हम कुछ की डेवलपमेंट्स एंड कुछ ट्रेंड्स को देखेंगे जिससे हमें यह हेल्प मिलेगी कि हमें किन तरह के बिजनेसेस को स्टडी करना है। एंड जिन भी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें से ज्यादातर ट्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि अगले डिकेड तक चलने वाले हैं। तो सेक्टर का नाम है एफएमसीजी सेक्टर, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे हर मार्केट कंडीशन में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है एंड वो इसलिए क्योंकि ये सारे सेक्टर्स में सबसे कम सिक्लिकल है। तो इस तरह के सेक्टर्स में जब भी वैल्यू इमर्ज होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा टाइम माना जाता है। तो एफएमसीजी के फर्स्ट ट्रेंड की बात करें तो यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि रूरल मार्केट की जो ग्रोथ है इसने अर्बन मार्केट की ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। एंड जो लीडिंग रूरल प्लेयर्स हैं जैसे कि डाबर, मैरिको, अदानी बिलमार, एग्री बिजनेसेस, इन्होंने भी इस स्ट्रॉन्गर डिमांड को एक्नॉलेज किया है। इससे ये हुआ कि जो रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन का गैप है ये कम हुआ है एंड रूरल कस्टमर्स की बास्केट साइज में 60% तक की ग्रोथ हुई है लास्ट के 2 to 3 इयर्स में। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेंड। सेकंड ट्रेंड ये है कि क्विक कॉमर्स में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड ये टोटल ई ग्रोसरी मार्केट का 70 to 75% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 2022 में 35% कंट्रीब्यूट करता था। यहां से हमें यह पता चलता है कि क्विक कॉमर्स का अडॉप्शन भी काफी तेजी से हो रहा है एंड ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट 32.7% के कैगर से ग्रो कर सकती है अप टू 2032। तो ये भी एक सेगमेंट है जो कि ओवरऑल सेक्टर के कंपैरिजन में काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है। देन क्या कि जो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है एफएमसीजी मार्केट में, ये भी काफी एसेंशियल कंपोनेंट रहा है एंड टोटल जीडीपी में ये 3% का कंट्रीब्यूशन रखता है। इसमें स्पेशली जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट है इसमें काफी हाई ग्रोथ देखी जा सकती है, क्योंकि अगर हम इंडिया के पर कैपिटा नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंजम्पशन को कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज से तो हमारा 6 टाइम्स कम देखने को मिलेगा। एंड जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। उसके बाद डेयरी मार्केट में भी प्रेजेंटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड ये जो डेयरी एंड उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है इसमें 11 to 13% की ग्रोथ देखी जा सकती है इन फाइनेंशियल ईयर 26 एंड ओवर द लॉन्गर होरिजन भी हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। उसका जो नेक्स्ट ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि कंज्यूमर हेल्थ फैक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है। अगर कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स में टेस्ट के साथ हेल्थ फैक्टर को इंक्लूड कर पा रहा है तो कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस देने को भी तैयार है। देन क्या है कि ड्यू टू इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन रिच एंड एचएनआई कैटेगरी इन इंडिया, एफएमसीजी में भी प्रीमियमाइजेशन की थीम काफी अच्छे से प्ले हो रही है। तो जिन भी ट्रेंड्स को हमने डिस्कस किया है इनमें से ज्यादातर ट्रेंड्स हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्ले होते हुए देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर में। बेरस एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऐसा है जो कि इस सेक्टर में अभी हेडविंड का काम कर रहा है, वो यह है कि इन्फ्लेटरी कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सारी फूड सेगमेंट की कंपनीज के अंदर मार्जिन हमें श्रिंक होते हुए दिखे हैं। एंड वीडियो में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ज्यादातर बिजनेसेस इस शॉर्ट टर्म चैलेंज से बाहर निकल रहे हैं। तो इस सेक्टर के अंदर जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो यहां से हमें यह हिंट मिल चुका है कि एफएमसीजी के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स अट्रैक्टिव हैं या कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट अट्रैक्टिव दिख रहा है, देन है ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट, देन है डेयरी एंड वैल्यू एडेड फूड बिजनेसेस, देन है एफएमसीजी प्लेयर्स जो कि हेल्थ फैक्टर्स को इंक्लूड करके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे प्लेयर्स पर फोकस कर सकते हैं जो कि प्रीमियमाइजेशन पर फोकस कर रहे हो एंड प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस भी हो। फर्दर अगर हम इस सेक्टर में ग्रोथ के रीजंस की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो बढ़ती हुई डोमेस्टिक डिमांड से ही ये सेक्टर लंबे समय तक ग्रो कर सकता है। उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन का होना एंड यंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंज्यूमर मानी जाती है, देन है लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का पॉवर्टी रेट से बाहर आना एंड देन है रिच एंड एचएनआई कैटेगरी का एक्सपेंड होना। फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी किसी हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो बढ़ता है एफएमसीजी बास्केट का। तो सेक्टर एनालिसिस में नेक्स्ट आता है कि कौन सा बिजनेस इस सेक्टर में क्या कर रहा है एंड कौन सा बिजनेस डिस्कस किए गए ट्रेंड्स पर फिट बैठता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन बिजनेसेस पर जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से
से ऊपर है। तो सबसे पहले हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जो कि होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मार्केट लीडर है, लेकिन ग्रोथ हमें यहाँ पर काफी लोअर साइड पर देखने को मिल रही है, बोथ इन 3 इयर्स हॉरिजन एंड इन द हॉरिजन ऑफ 1 ईयर। रीजन यही है कि कंपनी का साइज ही काफी बड़ा है एंड इतने बड़े बिजनेस में ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं होता जो सडन ही ग्रोथ को एक्सीलरेट कर दे। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखें तो इन्फ्लेटरी कॉस्ट का इनके बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं था, इसलिए हम मार्जिन्स में भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। तो इस बिजनेस की ग्रोथ काफी लोअर साइड पर रहने वाली है। सिमिलरली सेकंड आता है आईटीसी लिमिटेड, जो कि एफएमसीजी, सिगरेट्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व है। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस को इन्होंने हाल ही में डीमर्ज किया है। ग्रोथ अगेन हमें यहाँ पर भी काफी म्यूटेड देखने को मिलेगी एंड रीजन है कंपनी का साइज। इनफैक्ट इंडिया की जो सिगरेट मार्केट है ये इसमें 80% का कंट्रीब्यूशन रखता है, बट ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ द कंपनी हम ग्रोथ में कोई सडन ट्रिगर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड सेम ही केस हमारा नेस्ले इंडिया का है। तो यहाँ पर जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, इसके केस में अगर हम देखें तो हमें 3 इयर्स के बेसिस पर एंड लास्ट के 1 ईयर के बेसिस पर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बोथ इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स एंड हेल्दी ग्रोथ हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। एंड इसके जो रीजंस हैं उसमें फर्स्ट यह है कि जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही है, ये इंडिया में काफी हद तक अंडर पेनिट्रेटेड है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। एंड अलग अलग रिसर्च फर्म्स ने ये एस्टिमेट किया है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है ये 8.5% से लेकर 11.5% तक हो सकती है अप टू 2030। तो इंडस्ट्री लेवल पर इस तरह की ग्रोथ काफी एक्सीलेंट ग्रोथ है एंड यही कारण है कि बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण भी यहाँ पर ग्रोथ हमें हायर साइड पर देखने को मिल रही है। उसका नेक्स्ट ग्रोथ के रीजंस ये है कि ये कंपनी ग्लोबल बेवरेज इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है, जिसके पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की आउटसाइड यूएस। 10 कंट्रीज में इनके पास फ्रेंचाइजी के राइट्स हैं एंड 4 कंट्रीज में इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं। इंडिया में जो पेप्सिको की मोर देन 90% ऑफ सेल्स आती है वो इनके थ्रू ही आती है। इनके खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहे, एंड क्रीमबेल भी इनका एक लाइसेंस्ड ब्रांड है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू का ग्राफ है, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया में तो ये अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर ही रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस में भी काफी एक्सीलेंट ग्रोथ आ रही है, जो इस कंपनी के लिए नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकती है। तो बिजनेस जब एक्सीलेंट होता है तो 65 से 70% तक हमारा काम हो जाता है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो पीयर्स कंपैरिजन में इसमें कोई सॉलिड प्लेयर है ही नहीं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है ये कंपनी के 3 ईयर के मीडियन प्राइस टू अर्निंग के नीचे है। एंड इनफैक्ट अगर हम 5 ईयर बेसिस पर देखें तो भी इनका जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है ये 5 ईयर के मीडियन प्राइस टू अर्निंग से नीचे है, जिससे हम इस बिजनेस को अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं। एंड लार्ज कैप इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक ऐसा बिजनेस है जिसे हमने चैनल के इस्टेब्लिश होते ही कई बार कवर किया। एंड रीजन यही है कि इस बिजनेस के अंदर वो सब कुछ है जो एफएमसीजी सेक्टर में टेलविंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनके पास हैं, हेल्थ फैक्टर को इंक्लूड करके ये चल रहे हैं। एग्जांपल के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक इंडिया का एक्विजिशन कर रखा है, जो कि हेल्थ फैक्टर एंड प्रीमियमाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सोलफुल में ये हेल्थ फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, अपने हिमालयन ब्रांड के थ्रू भी ये प्रीमियमाइजेशन एंड हेल्थ फैक्टर दोनों पर प्ले कर रहे हैं। उसका टी सेगमेंट में एंड कॉफी सेगमेंट में इनके पास काफी सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट में भी ये एंटर कर चुके हैं एंड इंडिया में स्टारबक्स के फ्रेंचाइजी राइट्स भी इन्हीं के पास हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस को हम एक पोजिशनल ट्रेडर की तरह देख सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास मिड साइज बिजनेस, जिसमें फर्स्ट है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेवेन्यू टोबैको प्रोडक्ट से आती है। लेकिन एक पॉइंट और है कि इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं इनमें टैक्स फ्लक्चुएशंस के कारण भी काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है कि कब कौन सी स्टेट कितने टैक्स लगा दे। देन इन बिजनेसेस को सिन बिजनेस भी कहा जाता है, जिन्हें कई सारे इन्वेस्टर्स अवॉइड भी करते हैं। अगर किसी के लिए सिन बिजनेस कोई इशू नहीं है, वोलेटिलिटी भी कोई इशू नहीं है, देन ये मिड साइज सेगमेंट में एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एंड वैल्यूएशन को भी अगर हम ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये समवट फेयरली वैल्यूड दिखता है। इनफैक्ट इस शीट पर जितने भी बिजनेस है ये सारे ही एक्सीलेंट बिजनेस हैं। आपका इसमें से कोई भी फेवरेट बिजनेस है तो आप डेफिनेटली उसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्दर जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे प्रीवियसली हमने कवर किया हुआ है। इनके बिजनेस के अंदर इन्फ्लेटरी कॉस्ट बढ़ने का हमें अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला था एंड लास्ट क्वार्टर में हमें काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इनके बिजनेस के अंदर जो बड़े ट्रिगर्स हैं उसमें फर्स्ट ये है कि नेपाल के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है, जिसका नाम है सीजी ग्रुप। यहाँ पर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स अच्छा बिजनेस आ सकता है। नेक्स्ट आउटलेट्स का एक्सपेंशन भी काफी फास्ट पेस पर किया जा रहा है एंड लास्ट के 3 मंथ्स में इन्होंने 15,000 आउटलेट्स ऐड किए हैं एंड इनकी जो टोटल डायरेक्ट कवरेज है वो हो गया 3.26 लाख आउटलेट्स में। देन स्वीट्स एंड नमकीन सेगमेंट में ये इंडिया का वन ऑफ द मार्केट लीडर प्लेयर है एंड हाल ही में इन्होंने जो हेजलनट फैक्ट्री का एक्विजिशन किया है, इनके थ्रू ये प्रीमियम गिफ्टिंग स्पीड सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। एंड प्रीमियम सेगमेंट में क्या होता है कि मार्जिन्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। कंपनी का आज प्राइस टू अर्निंग हायर इसलिए भी है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने के कारण जो हमें मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला था उससे फाइनली नेट प्रॉफिट्स वीक हुए थे। लेकिन इससे क्या होता है कि जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उन्हें काफी अच्छा
अच्छा बेस मिलता है। तो यहाँ से बीकाजी फूड्स भी एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ से खुद से जिलेट इंडिया या सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं। उसका जो थर्ड शीट पर हमारे पास प्लेयर्स हैं, ये है स्मॉल कैप प्लेयर्स, एंड हमने उन्हीं प्लेयर्स को आपके सामने रखा है जिनके प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एंड अच्छी ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। एंड जिस पहले बिजनेस पर फर्दर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वो है मिसेस बेक्टर्स फूड एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड। तो इस कंपनी का स्पेशली जो बेकरी सेगमेंट है, इनकी नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एंड इस बिजनेस की जो शुरुआत हुई है वो नॉर्थ इंडिया से ही हुई है, लेकिन अब स्लोली ये इंडिया के बाकी रीजन्स को भी कवर कर रहे हैं। उसके इंडिया के जो बड़े QSR प्लेयर्स हैं ये भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। देन ये भी अपने प्रोडक्ट्स में प्रीमियमाइजेशन एंड हेल्थ फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जीरो मैदा पाव को प्रमोट किया है। उसका नेचर बेक्ड इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है ब्रेड सेगमेंट में, जिसे ये प्रमोट कर रहे हैं विद नो पाम ऑयल, नो एडेड कलर्स एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। एंड क्या होता है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर बिजनेसेस हायर मार्जिन्स बना सकते हैं। कंपनी का काफी फेस्ट बैनर में कैपेक्स चल रहा है, जिससे बिजनेस के अंदर हमें काफी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनके भी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो मार्जिन्स में डेंट लगा है एंड आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर इनके मार्जिन्स भी रिकवर कर सकते हैं, जिससे इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं ये भी फ्यूचर में बढ़कर आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन के मामले में भी देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये समवट फेयरली वैल्यूड है। आप खुद से यहाँ पर मनोरमा इंडस्ट्रीज को भी स्टडी कर सकते हैं, जिसे प्रीवियसली हमने सिर्फ एक ही बार कवर किया था। एंड ये कंपनी कोकोआ बटर, छिया बटर इन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जिनका एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में है, पर्सनल केयर इंडस्ट्री में है। इस बिजनेस को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं एंड वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा अपरन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ज्यादा छोटी मार्केट कैप वाले प्लेयर्स की बात करें तो उसमें एक तो सनड्रॉप ब्रांड्स लिमिटेड आता है, जिनके सनड्रॉप ब्रांड की काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है ही। उसके बाद इनके पास एक्ट 2 का ब्रांड भी है। इस ब्रांड के अंदर भी कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं एंड हाल में ही इन्होंने डेलमोंट का एक्विजिशन भी किया है, जिससे इनकी एंट्री सॉसेस एंड मायोनीज सेगमेंट में भी हो गई है। मैनेजमेंट लेवल पर भी काफी चेंजेस हुई है, क्योंकि डेलमोंट का एक्विजिशन करने के बाद इसमें DMPL लिमिटेड ने भी 14.39% का स्टेक एक्वायर किया है एंड भारतीय सोम प्राइवेट लिमिटेड ने भी 18% से ज्यादा का स्टेक एक्वायर किया है। तो सेकंड बिजनेस जो है वो है वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आइसक्रीम सेगमेंट में इनकी ब्रांड की काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है। उसके बाद इन्होंने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाले हैं एंड इन्होंने वाडीलाल के नाम से ही घी को भी लॉन्च किया है। तो होता क्या है कि जब किसी बिजनेस के किसी प्रोडक्ट की काफी अच्छी एक्सेप्टेंस होती है, उसी ब्रांड के नाम पर जब वो कोई दूसरा प्रोडक्ट निकालता है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी मार्केट में इजिली बन जाती है। आइसक्रीम बिजनेस हम सब जानते ही हैं कि ये एक सिक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि समर्स में डिमांड काफी हाई रहती है। तो बाकी सेगमेंट्स अगर पेस पकड़ते हैं तो यहाँ पर सिक्लिकलिटी कम हो सकती है। सिक्लिकलिटी के ट्रेंड को हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो हमें हायर देखने को मिलेगी वो मिलेगी जून वाले क्वार्टर में एंड रेवेन्यू में डिप लगता है दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो छोटे प्लेयर्स में से आप अगर किसी भी बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं तो सनड्रॉप ब्रांड लिमिटेड या वाडीलाल इंडस्ट्रीज में से किसी को भी स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें रिस्क एंड वोलेटिलिटी दोनों ही हायर देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम मिसेस बेक्टर फूड्स को स्टडी करके चल सकते हैं। तो डिस्कस किए गए बिजनेसेस के अलावा आपकी वॉच लिस्ट में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे हमें फर्दर स्टडी करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वीडियो अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव लगा है, हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।